स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आने वाले हॉस्टल वार्डन और व्यापम के जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो है हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है? मतलब जिसमें ऊष्मा जो है अच्छे से प्रवाहित नहीं हो सकती है, वो कंडक्टर नहीं है, अच्छा वो इंसुलेटर है। तो कौन है आपका? शीशा। ठीक है, शीशा जो है आपका क्या है, ये जो है सबसे कम चालक है। और जो तांबा होता है वो क्या होता है आपका? सबसे, चांदी और तांबा जो होते हैं उसमें के अच्छे चालक हैं। ठीक है, और शीशा क्या है? कम चालक है। तांबा और एल्यूमिनियम भी अच्छे चालक है, जबकि जो पारा है वो क्या है आपका? एक तरीके से बुरा चालक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे कम चालक अगर पूछा जाएगा तो शीशा जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा। पारा भी जो है बैड कंडक्टर है, लेकिन दोनों की तुलना में शीशा जो है ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है? मतलब भारत ने जो पहला उपग्रह लॉन्च किया था उसका जो है नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है, देखिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ये जो है इसका सही आंसर है। इसके इसके सहायता से जो है भारत ने अपना पहला जो है क्या किया था, 1979 में 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह जो है छोड़ा गया था, जो कि असफल रहा। ठीक है, इसके बाद 1980 में रोहिणी को दोबारा छोड़ा गया, जो कि क्या रहा आपका? सफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने से या गर्म करने से क्या होगा? देखिए कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसको गर्म करेंगे ना तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए कि गर्मियों के दिनों में जो नारियल तेल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? जम जाते हैं। लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? पिघल जाता है। तो जमे होने के कारण उसका घनत्व ज्यादा रहता है, लेकिन जब तेल पिघलता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थ का घनत्व कम करने से क्या होता है? कम जो है हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आजकल तो वैसे एलईडी लैंप जो है ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन पहले जो है जो पीले कलर के जो लाइट जो यूज होते थे उसमें नियॉन कलर जो है क्या होता था? उपयोग में जो है लाया जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं। जैसे कई बार आप थिएटर जाते हैं मूवी देखने, तो वहां पर आपको कुछ मूवीज जो होती हैं वो 3D होती हैं, तो उसको देखने के लिए जो है आपको स्पेशल टाइप का जो एक चश्मा दिया जाता है। ठीक है, वो जो चश्मा है वो किसका बना हुआ होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका पोलराइज्ड। पोलराइज्ड से जो है क्या होता है? 3D चश्मा जो है बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? मतलब पृथ्वी पर आने से जो है रोका जाता है। तो कौन सा है आपका? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इसको जो है रोकने का काम करता है आपका ओजोन लेयर जो है करता है, जिसके कारण से पृथ्वी पर जो है क्या होता है? वो नहीं पहुंच पाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अगर हमें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता का मापन करना है तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हाइड्रोमीटर होता है ये आपका क्या किया जाता है? द्रव्य की घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, द्रव का घनत्व। ठीक है, या द्रव्य का घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का जो है उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग जो होता है तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जहां पर का तापमान बहुत ज्यादा होता है तो ऐसे बहुत ज्यादा तापमान वाले ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट पायरोमीटर से किया जाता है। लैक्टोमीटर का जो यूज होता है ये दूध की शुद्धता को मापने के लिए जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, जो पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं स्पेशली जहां पर जो कि सी लेवल से काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं, वहां पर जो आपका शिमला मनाली तो ठंडा जगह है तो वहां पर ये नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी एरिया समुद्र से क्या है काफी ज्यादा ऊपर है सी लेवल से, वहां पर पानी जो होता है जल्दी उबल जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, जैसे जैसे अब सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे, समुद्र की सतह से ऊपर जाते जाएंगे, प्रेशर जो है कम होने लगता है। तो वायु दाब कम होने के कारण जो है वहां पर क्या होता है आपका जो है वो जल्दी से जो है क्या होता है? उबल जाता है पानी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि तरंगों को मापने के लिए मतलब कौन से ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए? सोनार। ठीक है, सोनार जो है आपका ये जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, समुद्र के अंदर जो है जैसे जहाजें चलती हैं ना, तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, ये सब चीजों को पता लगाने के लिए जो है इसका यूज जो है किया जाता है। ठीक है, रडार का यूज किस लिए किया जाता है? तो आपका दूरी को मापने के लिए, स्पीड को मापने के लिए भी जो है इसका यूज जो है किया जाता है। जनरली सी लेवल के ऊपर किया जाता है इसका। ठीक है, अगला देखिए यहां पर अल्टीमीटर दिया है। ठीक है, तो अल्टीमीटर का यूज जो है किस पर्पस के लिए होता है? तो देखिए अल्टीमीटर जो होता है ना, अल्टीमीटर का यूज किया जाता है आपका किसके लिए? देखिए यहां पर तीसरा है अ, जो सी लेवल से जो किसी सतह की ऊंचाई को मापने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, कि समुद्र के सतह से ऊंचाई अगर हमें मापना है तो किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। वेंचुरीमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर किसी पाइप में कोई द्रव अगर बह रहा है तो उसकी गति, उसके फ्लो की स्पीड को मापने के लिए जो है वेंचुरीमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश वर्ष किसका एकक है या किसका इकाई है? जो प्रकाश वर्ष होता है हमें ऐसा लगता है कि ये क्या होगा, हमारा समय का इकाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है आपका क्या है? दूरी का इकाई है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक कोई उपग्रह है या एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी पृथ्वी से जो है 5 प्रकाश वर्ष क्या है? दूर है। अगर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि गैलेक्सी में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो जब हम लोग बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से अगर सूर्य की किरणें अगर निकलती हैं तो सूर्य को जो है, सूर्य मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट अगर 5 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका मतलब जैसे ये मान लेते हैं कि वो वस्तु है। ठीक है, वो वस्तु है और ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। दोनों के बीच की दूरी जो है क्या है? 5 प्रकाश वर्ष है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर किरण आज के डेट में निकलना चालू करती हैं तो सूर्य की किरणें जितना तेजी से गति करती हैं उतनी ही तेजी से अगर यहां से कोई किरण निकलती है तो 5 साल बाद जो है वो पृथ्वी की सतह पर क्या होगी? वहां से निकलने वाली किरण जो है पहुंचेगी। तो दूरी को मापने का जो है क्या होता है? आपका यूज जो है होता है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो परमाणु के नाभिक से जो है कौन सा संबंधित नहीं है? तो यहां पर देखिए आपका इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन जो मेरॉन होता है ये आपका जो है क्या है? ये किसी तरीके का आपका परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मतलब न्यूट्रॉन की गति को किसमें कम किया जाता है? तो मॉडरेटर की सहायता से जो है किया जाता है, कम जो है किया जाता है, मंदक की तरह इसका मतलब यूज जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव परिघटना की खोज जो है बैकरेल ने जो है किया था। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? जो भी घरों में जो बिजली से संबंधित जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं ना, या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो भी फ्यूज लगा होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी जो है होनी चाहिए? तो पहला तो कैसा होना चाहिए? पतला तार होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर सडनली ज्यादा करंट उस तार में फ्लो होगा तो वो पिघल कर टूट जाएगा और हमारे घर के बाकी सारे उपकरण क्या होंगे? सेफ हो जाएंगे। दूसरा है उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है कैसी होनी चाहिए? प्रतिरोधकता जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत ज्यादा वोल्टेज बढ़ गया तो वो तुरंत पिघल गया, ऐसा नहीं। उसमें जो है क्या होना चाहिए? उसकी प्रतिरोधकता जो है ज्यादा होनी चाहिए। और उसका गलनांक क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी अगर गर्म होता है, जहां मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म होता है तो पिघल जाना चाहिए। तो पतला तार होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। तो सी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल में जो है मिल जाएगा। आप इसको अपने रिवीजन के लिए जो है बहुत अच्छे से उपयोग में जो है ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब
अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि अगर आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 1/R का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, जितने भी होंगे सबको 1 करके जोड़ते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहला है हमारे पास देखो 6 ओम, मतलब 1/6 धन 1/4 धन 1/5। तो इसका जब लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 60। तो ऊपर में आएगा 10, यहाँ आएगा 15 और ये हो जाएगा 12। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, 10 और 25, 26, 27, 10, 37/7। तो कितना आएगा? 37/60। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, ये किसका आंसर है? 1/R इक्विवेलेंस का, 1 तुल्य प्रतिरोध का कितना आया है आपका? कितना आया था? 37 में कितना आया था? 60 आया था ना। लेकिन हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इस दोनों का व्युत्क्रम करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि 1/R का मान 37/60 है। हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो ये उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60/37 ओम जो है हो जाएगा। तो अगर यही अगर समांतर क्रम में होते तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होता? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको जोड़ देते। तो अगर समांतर क्रम में होता तो इसका आंसर 15 ओम होता, लेकिन श्रेणी क्रम में अगर होता तो इसका आंसर जो है 15 ओम होता, लेकिन समांतर क्रम में दिया है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60/37। मतलब सी जो है इसका सही आंसर, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा कैसी होती है? तो बैटरी से सामान्यतः जो भी धारा हमें प्रभाव प्राप्त होती है वो कैसी होती है? डीसी होती है। डीसी मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है क्या होता है? करंट बहता है। एसी में क्या होता है? समय के साथ साथ जो अपना डायरेक्शन क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तो डीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य स्थल है? तो राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं ना वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, दो तरह के तरंगे होती हैं, एक अनुप्रस्थ होता है और दूसरा अनुदैर्ध्य होता है। तो प्रकाश कौन सी तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके घटक इसके संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मतलब जो है अगर प्रकाश इस दिशा में अगर जा रहा है तो जो कंपन होगा इसका उल्टा होगा, मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे जो है कंपन होगा। ये आप फिजिक्स में जो है 11-12 का डिटेल में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। ठीक है, तो आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। क्यों है इसका कारण आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है ये हमको बताना है। देखिए, पहला है पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित कर भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो भी पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या कर लेते हैं? संग्रहित कर लेते हैं। पादपों में पर्णहरित होता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता? पादपों के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। तीसरा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये गलत है। पादप कोशिकाओं जो होती हैं उनमें जो है कोशिका भित्ति जो है होती है, सेल वॉल जो है उसमें होता है। तो 1 और 2 आपका सही है, तीसरा क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेनेशन जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इस घटना की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? जैसे अगर एक बस में आप खड़े हुए हैं और वो चल रहा है, अचानक ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक मारता है तो आप आगे की ओर गिर जाते हैं। वहीं पर अगर बस रुका हुआ है और अचानक से जब चलना चालू करता है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये सारी घटनाओं की जो व्याख्या है ये न्यूटन के प्रथम नियम, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, उससे जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जैसे कंबल जो होता है, कंबल को आप डंडी से जब मारते हैं, लाठी से मारते हैं, तो जो उसमें जो क्या होते हैं, जो धूल के कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसकी भी व्याख्या जो है आप इसी से जो है कर सकते हैं। पेड़ को हिलाने से जो है क्या होता है, जो फूल होते हैं, जो फल होते हैं, वो क्या होते हैं? नीचे गिरने लगते हैं। इसकी भी व्याख्या जो आप न्यूटन के प्रथम नियम से जो है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा मतलब फैट। फैट के पाचन में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर है पित्त रस और अग्नाशयी रस जो है ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। ठीक है, फैट के।
ठीक है। पित्त रस जो होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा, किडनी के द्वारा होता है। पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में क्या करता है, सहायता करता है। अग्नाशयी रस जो है कहाँ से निकलता है, अग्नाशय द्वारा जो है स्रावित जो है होता है। लाइपेज वसा का क्या है, एक पाचक एंजाइम है। ट्वालिन जो है लौर का पाचक एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन के पाचन में सहायता करने के लिए आमाशय में स्वाभाविक रूप से क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, कई बार जो है पेट दर्द करता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई फेवरेट खाना देख लेते हैं, तो हमारे माइंड क्या करता है, हमारा जो माइंड है ना, हमारे पेट को एक सिग्नल भेजता है कि हमारे पास बहुत अच्छा खाने आने वाला है करके। तो हमारा बॉडी क्या करता है, पहले ही एक्टिव हो जाता है कि अच्छा खाना आने वाला है करके, और उसको पचाने के लिए जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या करने लगता है, स्रावित जो है करने लगता है, रिलीज करने लगता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट में ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो उसके कारण से क्या होता है, पेट दर्द जो है होता है। तो HCl जो होता है भोजन के पाचन के सहायता होता है, लेकिन ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या होता है, पेट दर्द वगैरह जो है समस्याएं जो है होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, बहुत सिंपल सा आंसर है, त्वचा से सांस कौन लेता है, आपका केचुआ जो होता है वो क्या करता है, त्वचा से जो है सांस जो है लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है, मतलब जो खून का जो या रक्त का जो थक्का जमाता है, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, हमारे हाथ पैर कट जाते हैं तो खून निकलने लगता है, तो खून निकलने के बाद वो थक्का जम जाता है, थक्का जम जाने का के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आपका विटामिन के जो है आपका क्या है, थक्का जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके खून में थक्का नहीं जम रहा है तो आप किसी न किसी समस्याओं से क्या है, आप ग्रसित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, मतलब पृथ्वी के सतह पर या कहां पर जो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के केंद्र पर अगर हम लोग पहुंच पाएंगे, ये आपका थ्योरेटिकली कैलकुलेशन के हिसाब से है ना, पृथ्वी के केंद्र पर तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण जो है वहां पर नहीं होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब देखो यहां पर जो है आइसोटोप और आइसोबार दो चीजें होती हैं, एक होता है समभारिक होता है और एक होता है समस्थानिक होता है, ठीक है। तो आइसो जो बार है इसको समभारिक कहा जाता है, ठीक है, समभारिक कहा जाता है, और आइसोटोप को जो है समस्थानिक कहा जाता है। तो देखिए दोनों का मतलब क्या है, आइसोबार का मतलब क्या होता है, ऐसे परमाणु जिनके भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होता है, अलग होता है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं इनमें तीनों का परमाणु क्रमांक एक होता है, प्रोटियम का भी, ड्यूटेरियम का भी, ट्रिटियम का भी, लेकिन इनका जो भार होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे प्रोटियम का क्या होता है, 1H1 होता है, ड्यूटेरियम का क्या होता है, 1H2 होता है, और ट्रिटियम का क्या होता है, 1H3 होता है। तो ये आपका ट्रिटियम का हो, ये ड्यूटेरियम का हो, और ये प्रोटियम का हो, तो सही इसके जो है आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो स्मॉल एफ होता है इसका जो मात्रक होता है आपका हर्ट्ज जो है होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, तो नीले को किस में बदल देता है, वो लाल में। तो अम्ल जो होता है वो क्या करता है, नीले को लाल में बदलता है, और जो क्षार होता है वो क्षार क्या करता है, ये उल्टा काम करता है, लाल को क्या बना देता है, आपका नीला बना देता है, ठीक है। लिटमस पेपर के आधार पर वर्गीकरण हो रहा है ना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है, पेट की बात हो रही है ना, पेट में, हमारे शरीर में नहीं बोल रहा है, पेट के स्पेसिफिक हिस्से में बोला जा रहा है। तो देखिए, पित्त का एक प्रधान अंश ये होता है, पित्ताशय होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बलगम, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है ये हमारे पेट में जो है नहीं होता है, तो डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। हमारे पेट में 3 एंजाइम मौजूद होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, ट्रिप्सिन छोटी आंत में मौजूद होता है, इसलिए जो है इसका सही आंसर डी जो है हो जाएगा। हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र जहां से हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन्स जो है होता है, ठीक है। यह यूरिया के माध्यम से रक्त को छानने में क्या करता है, मदद करता है, यह मनुष्य की धमनियों और नसों से क्या होता है, जुड़ा होता है।
चलिए, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है ये आपको बताना है। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो है ये P होता है, इसका सिंबल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फास्फोरस मतलब 15 नंबर का जो है परमाणु क्रमांक इसका होता है। ठीक है, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि समूह में बढ़ती है। मतलब आपको पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है। आवृत्ति क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल को आवर्त सारणी कहा जाता है ना, आवर्त सारणी सॉरी। तो आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं और दाएं से बाएं जाते हैं तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो परमाणु का आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे पहले जो पीरियड होता है या पहला जो हम लोग का पीरियड होता है, पीरियड मतलब जो क्षैतिज हमारा पीरियोडिक टेबल जो है इस तरीके से आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम में बटा है कि नहीं। तो ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड बोलते हैं। सॉरी, इसको कॉलम नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो जैसे यहाँ से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो जब हम लोग किसी अवध सारणी में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। पहले ग्रुप में जो या पहले पीरियड में जो परमाणु है उससे क्या होगा, बड़ा आकार होगा नीचे वाले का, फिर उससे बड़ा आकार होगा नीचे का, फिर उससे बड़ा आकार होगा नीचे का। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जबकि जो संयोजकता है, संयोजकता मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु के आखिरी वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो होता है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो किसी भी ग्रुप में जो संयोजकता होती है वो सेम होती है, बदलती नहीं है। ठीक है, वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता मतलब कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ती है, तो ये भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये पीरियोडिक टेबल का आपका संबंध है, कक्षा 10वीं में आपको दिया हुआ है, आप वहां से एक बार जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन नसों का नाम बताइए जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाती है। मतलब हार्ट से शरीर के हाथ पैर सभी अंगों तक जो है पहुंचाती है, उसको क्या बोलते हैं, धमनी जो है उसको हम लोग बोलते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या है। तो माइकल फैराडे ने जो है चुंबकीय प्रेरण बताया था, इसी चुंबकीय प्रेरण पर जो है आपका जनरेटर जो है क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेंस की पावर की जो इकाई है, एसआई मात्रक क्या है। तो जो चश्मा या जो लेंस होता है उसका इकाई जो है किससे नापा जाता है, डायोप्टर से जो है मापा जाता है। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं प्रति मीटर भी जो है इसको बोल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। तो 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम किससे मापते हैं, मीटर से। तो 1/मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रति मीटर, या आप इसको डायोप्टर जो है बोल सकते हैं। ये इसका एसआई मात्रक जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग का पता मानव अपनी आंख द्वारा लगाया जा सकता है। अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे 11वीं 12वीं में, तो जो प्रकाश होता है वो एक तरीके से क्या होता है, आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, और अगर हम लोग उस स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, प्रकाश को देख सकते हैं कि नहीं। तो उसको साइंस के टर्म्स में कितना स्पेक्ट्रम से कितना स्पेक्ट्रम के बीच में हम लोग देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक के हम लोग प्रकाश को या उस क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को जो है देख सकते हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम 400 से लेकर 700 के बीच में होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं ना। आप छोटे कक्षा में पढ़े कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन जब बड़े क्लास में जाएंगे तो आप पता चलेगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक फैमिली होती है, उसका जो है हिस्सा होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नेत्र दोष को दूरदृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइपरमायोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष से जो है कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष से जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है उसको दूर की चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन पास की जो चीजें होती हैं वो क्लियर जो है दिखाई नहीं देती। चलिए, इसके निदान के लिए कौन से टाइप का चश्मा जो है हमें पहनना चाहिए, अवतल टाइप का या उत्तल टाइप का, कमेंट करके आप बताइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किस किरण की आयनीकरण शक्ति सबसे ज्यादा होती है। मतलब कौन जो है सबसे ज्यादा जो है भेद सकता है, चीजों को आयनाइज कर सकता है। तो सबसे ज्यादा ताकत होता है आपका अल्फा का, फिर बीटा का, फिर तीसरे नंबर पे गामा का। तो अल्फा जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
आवर्त सारणी में पी ब्लॉक तत्वों के कितने समूह हैं? पी ब्लॉक तत्व हम आपको पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है आपका एस, पी, डी और एफ इस 4 ग्रुप में बटा हुआ है। तो आपको पी पूछ रहा है तो 13 नंबर का, 14 नंबर का, 15 नंबर का, 16 नंबर का, 17 नंबर का, 18 नंबर का, टोटल 6 जो है क्या है यहाँ पर आंसर जो है हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड के क्या होता है, चैन से जो है बना होता है। मतलब अमीनो एसिड इस तरीके से छोटे 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 गुच्छे के रूप में होता है और यही गुच्छे मिलकर प्रोटीन का निर्माण जो है करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों और बालों में पाया जाता है? नाखून और बाल दोनों में पाया जाता है, आपका कैरोटीन जो है पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बाल और नाखून को अच्छा रखना है तो आपको कैरोटीन नामक प्रोटीन जो है लेना चाहिए, जो कि गाजर वगैरह में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो है विटामिन कौन सा घुलनशील है? आपका विटामिन सी जो है क्या है, आपका जल में जो है घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो आपका आंसर दिख गया होगा, एडिज जो मच्छर है ये आपका जीका वायरस का क्या है, वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पौधे में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार? देखो, भोजन की बात कर रहा है तो भोजन की बात कर रहा है मतलब फ्लोएम होगा। अगर जल की बात करता तो क्या होता, वो जाइलम होता। ठीक है, तो इसका आंसर बी जो है हो जाएगा। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं कवकों के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मीठा गंध वाला पदार्थ जिसको सूंघने से आपको लगेगा कि बिल्कुल मीठा पदार्थ है जैसे, तो इसका आंसर है एस्टर जो है, इसको सूंघने से आपको लगेगा कि एकदम मीठा पदार्थ है जैसे। इसका उपयोग इसीलिए जो है इत्र बनाने में जो है किया जाता है। अमोनिया का जो गंध होता है एकदम बेकार होता है, मेथेनॉल की जो गंध होती है एकदम तीखी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी तक जो है 118 तत्वों के बारे में जानकारी है, तो इसमें से कौन जो है सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है? तो सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है कार्बन। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जो है क्या करता है, ये बहुत सारे यौगिक जो है बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे, मेंडलीव अपनी तालिका में निम्नलिखित में से किस तत्व को सही स्थान नहीं दे पाए? मतलब देखो, जो आवर्त सारणी जो आज हम लोग पढ़ते हैं इसको बनाने के पीछे कई सारे वैज्ञानिकों ने जो है अपना योगदान दिया। जैसे सबसे पहले डोबेनायर आया, फिर न्यूलैंड आया, फिर लोथर मेयर आया, फिर मेंडलीफ आया, फिर उसके बाद नील्स बोर आया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बनाने में, उसको अरेंज करने में योगदान जो है दिया है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेंडलीफ का। ठीक है, तो मेंडलीफ ने जो है किस तत्व को सही स्थान नहीं दे सका, जो कि आज भी कंट्रोवर्सी में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंडलीफ के समय में भी था, आज भी उस तत्व के बारे में कंट्रोवर्सी है कि इसको इस जगह पर नहीं होना चाहिए, इसको यहां होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उस पर डाउट है। तो कौन सा है, आपका हाइड्रोजन है। अब इसके पीछे का कारण देखिए, अब डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर इसीलिए हाइड्रोजन जो है पहले नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? तो द्रव्यमान बटे आयतन का मान होता है घनत्व, और इसका इकाई क्या होगा घनत्व का? तो द्रव्यमान का होता है केजी, आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो केजी प्रति मीटर क्यूब जो है इसका इकाई जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो है ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस का सीधे उसके वाष्प में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब कोई ठोस क्या होता है, सीधा सीधा जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन जो है बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे आपका कपूर हो गया, कपूर को जब आप जलाते हैं तो सीधा सीधा क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि किसी चीज को जो है क्या करते हैं, ठंडा जैसे गर्म करते हैं। पानी को गर्म करेंगे तो पहले क्या बनेगा, वो ठोस। जैसे बर्फ है, बर्फ को पहले गर्म करेंगे तो वो ठोस अवस्था में पहले द्रव बनेगा, फिर द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो ये स्थिति होती है। लेकिन कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि सीधा ठोस से क्या बन जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा, डायमंड, डी, सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से आपको उसके क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। अच्छे से हॉस्टल वार्डन की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।